बुलेटिन में सबसे पहले बात दहशत गर्दों को इलाज की फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत के हवाले से। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने डॉक्टर आसिम को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने डॉक्टर आसिम को 20 लाख रुपए की मुचलकी जमा कराने का हुक्म दिया है। डॉक्टर आसिम को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने डॉक्टर आसिम को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने में ज्वाइन किया है। अमीन, कहिएगा आज केस की समाअत का अहवाल दीजिए, और एक और केस जो करप्शन से मुताल्लिक है उसमें अभी भी उनका नाम ECL पर है, इजाजत नहीं दी गई उन्हें। जी ज़ुहैब, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज दहशत गर्दों को इलाज की फराहमी के केस में साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम, MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल, PSP रहनुमा अनीस कायम खानी और दीगर मुल्ज़िमान आज पेश हुए हैं। डॉक्टर आसिम की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए, और इस केस में उनका नाम ECL में भी शामिल करने का हुक्म अदालत ने दे रखा था, वो भी निकालने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने आज उनकी नाम जो है वो ECL से निकालने के साथ साथ 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है उन्हें, और इसके अलावा 20 लाख रुपए भी ज़ेर ज़मानत के तौर पर जमा कराने का हुक्म दिया गया है। नैब रेफरेंसेस में सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम की जमानत मंजूर की थी, जिसके बाद रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर उनका जो नाम है वो ECL में शामिल करने का हुक्म दिया गया था। आज सुबह उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है, और जिसकी समाअत पीर के रोज़ होने का इम्कान है। उसमें भी यही कहा गया है कि 2 नैब रेफरेंसेस में जो उनका नाम ECL में शामिल किया गया है वो निकाला जाए, ताकि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज करा सकें। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि जरदारी साहब कहते हैं कि CPAC उन्होंने अपने ज़माने में कराया। जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ को तो हर चीज़ अपने खाते में डालने की आदत है। जरदारी ये भी कहते हैं कि गवादर का मंसूबा तो उनका था। हुजूर, कौम को धोखा न दीजिए, ये बहुत जख्म खुर्दा है। वज़ीर आला पंजाब ने जरदारी से ये सवाल किया। मजीद उन्होंने कहा कि CPAC आपका था तो संगे बुनियाद रखना क्यों भूल गए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप चीनियों को क्यों ना लाए, संगे बुनियाद क्यों ना रखा। कौम ने बहुत तकालीफ और घाव सहे हैं, मजीद मजाक न करें। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में मजीद कहा कि लाहौर की मेट्रो बस को जंगला बस कहने वाले अब उसे पेशावर में लगा रहे हैं। फैसलाबाद में बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को जवाब देते हुए सवाल उठाया कि जरदारी साहब ने अगर CPAC मुआहिदा किया था तो संगे बुनियाद क्यों नहीं रखा, चाइनीज को क्यों नहीं लाए, कौम को धोखा मत दें। आज मैंने छोटा सा बयान जनाब जरदारी साहब का अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो मैंने अपने ज़माने में कराया था, और गवादर भी मैंने अपने ज़माने में कराया था। ये शरीफ बरादरान को आदत है कि ये अपने खाते में डाल देते हैं। जनाब, अगर आपने कराया था तो फिर आपने इसका संगे बुनियाद रखना क्यों भूल गए थे? क्यों नहीं आपने इसका संगे बुनियाद रखा? क्यों नहीं आप चीज़ों को लेके आ गए? हजूर, कौम को धोखा न दीजिए। ये कौम बहुत जख्म खोरदा है, इस कौम को बहुत तकलीफ पहुंची है, इस कौम को 70 सालों में बहुत घाव लगे हैं। अब इस कौम के साथ मजीद मजाक न करें। दिन रात मेहनत करके नवाज शरीफ की क़यादत में आज पाकिस्तान में इस साल के आखिर में तकरीबन 7,000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे बिजली पैदा कर रहे होंगे पाकिस्तान के लिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेट्रो बस को जंगला बस कहने वाले अब पेशावर में मेट्रो बस चला रहे हैं। मेट्रो बस जरूर चलाएं, मगर इसे जंगला बस कहकर इंसानियत की तौहीन न करें। वो लोग जो लाहौर के मेट्रो को जंगला बस कहते थे और कहते थकते नहीं थे, और कहते थे कि बड़ी करप्शन हुई है, बहुत अरबों रुपए इस पे लूटे गए हैं। आज 4 साल बाद धरने और लॉकआउट और एहतजाज करने के बाद थक हार कर उनको आज मेट्रो पेशावर में लगाने की याद उनको तड़पा रही है। मैंने उनको कहा है कि आप पेशावर में मेट्रो जरूर लगाएं मेट्रो, मगर उसको खुदारा जंगला बस ना कहें कि ये अवाम की तौहीन है, ये कौम के बेटों और बेटियों की तौहीन है।
शहबाज शरीफ ने चिल्ड्रन अस्पताल, तालबात के लिए हॉस्टल, पीने के साफ पानी, अंडरपास, फ्लाईओवर और कैनाल एक्सप्रेसवे समेत 26 अरब रुपए के 15 मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने फैसलाबाद को सेफ सिटी बनाने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और मेट्रो बस मंसूबे का भी ऐलान किया। और अब बात करेंगे चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी की, जिनको बनाने के लिए हुकूमती कोशिशें तेज हो गई हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट रजा रबानी को टेलीफोन किया है और जराये के मुताबिक अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट रजा रबानी को मनाने की कोशिश की है। और जराये ये भी बताते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट से दरखास्त की है कि इस्तीफा ना दें। इस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अगर सूरत हाल यही रही तो जरूर मुस्ताफी हो जाऊंगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि चेयरमैन सेनेट काबिले एहतराम हैं, उन्हें जल्द बना लेंगे। मुतल्लिका महकमों को पार्लियामेंट में पूछे गए सवालात का जवाब देना चाहिए। वजीर रेलवे लाहौर में जाफर एक्सप्रेस की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब कर रहे थे। सेनेट जो है वो बड़े ऑनरेबल आदमी हैं और हम सब उनको जानते हैं, हमारा सारों का उनसे ताल्लुक़ है। वो बहुत सारे वज़रा अपनी ज़िम्मेदारी अदा भी करते हैं। बाज़ औक़ात वज़रा को एक वक्त में 2-3 काम करने होते हैं, टाइम क्लैश कर जाता है। लेकिन एक बात तो है कि सवालात के जवाबात डिपार्टमेंट्स को देने चाहिए और इस पर कोई हुकूमत या अपोजिशन की कोई तखसीस नहीं है, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम ड्यूटी बाउंड हैं कि जब कौमी असेंबली और सेनेट हमसे सवाल पूछे तो हम उसका जवाब दें। बाज़ महकमे उसमें गफलत से काम लेते हैं और उनकी गफलत जो है वो फिर बाकियों के लिए भी मसला क्रिएट करती है। तो इंशाल्लाह रज़ा रब्बानी साहब को हम मना लेंगे और ये निज़ाम इंशाल्लाह स्मूथली चलता रहेगा। और अब खबर देंगे आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, जहां पर टिश्यू पेपर न होने पर तकरार झगड़े में बदल गई। FIA के मुताबिक खवातीन ने एयरपोर्ट पर टॉयलेट्स में टिश्यू पेपर न होने पर शिकायत की। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान 3 खवातीन ने खातून कांस्टेबल से झगड़ा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर यह सूरत हाल बनी। नॉर्वे से आने वाली खवातीन का यह कहना था कि एयरपोर्ट पर टॉयलेट्स में टिश्यू पेपर क्यों नहीं है। FIA हुकाम के मुताबिक खवातीन ने FIA की खवातीन एहलकारों के साथ बदकलामी की, एक ऑफिसर का मोबाइल भी तोड़ दिया। FIA का यह भी बताना है कि खवातीन मुसाफिरों को थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। डायरेक्टर FIA मजहर काका खेल ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, काफ़ी मामूली सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो गया इस बात पर? जी, अभी एक तरफ का वर्जन आया है। जो ख्वातीन है नॉर्वेजियन पासपोर्ट होल्डर हैं, ये PK 771 की इमिग्रेशन क्लियरेंस हो रही थी, ये परवाज ने जाना था। तो इस दौरान जो FIA का मौक़िफ़ ये है कि एक खातून उनके पास आई और उसने इस बात पर एहतजाज किया, जो काउंटर पर मौजूद थी लेडी कांस्टेबल FIA की इमिग्रेशन की नौशीला, उस पर सवाल किया कि टॉयलेट पेपर्स क्यों नहीं है बाथरूम के अंदर। तो उसके ऊपर तल्ख कलामी हुई और 2 साथी इस खातून के साथ 2 और खातून थी, जिन्होंने FIA के मुताबिक जो FIA की खातून एहलकार है उसके साथ बदकलामी भी की, उसके बाल भी नोचे और दोनों में तकरार, लड़ाई हाथापाई पर मुंतज हुई। मौके पर मौजूद जो ASF के एहलकार हैं, उन्होंने दोनों जो पार्टियां थी जो झगड़ा कर रही थी उनको बीच बचाव करवाया, लेकिन FIA के डायरेक्टर मजहर काका खेल ने इस पर इंटरनल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और जो ख्वातीन हैं मुसाफिर ख्वातीन, उनको थाना एयरपोर्ट भेज दिया गया है। अब ये बात अभी इसका तयन करना बाकी है कि क्या वाकई जिम्मेदारी ख्वातीन मुसाफिरों की थी या FIA एहलकार भी इसमें मुलव्वस थी। जी अच्छा एजाज, ये तो FIA का मौक़िफ़ सामने आ गया, उन खवातीन का कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने आया? क्यों इतना गुस्से में आ गई और क्यों ये झगड़ा हुआ, उनका क्या कहना है? जी, अभी जो मामला है वो थाना एयरपोर्ट जो रावलपिंडी है उसमें मुंतकिल हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ख्वातीन जो मुसाफिर हैं उनके अजीज़ो कारब से या उनसे बराह रास्त बात करने की कोशिश जा सके ताकि असल सूरत हाल सामने आ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एजाज सैयद हमें बता रहे थे कि ख़वातीन को थाना एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया है। इस बारे में अभी तक आने वाली सारी तफसीलात हमें बताई आपने, शुक्रिया आपका।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अहम खबर आपको दें, मशाल खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। मशाल की मौत गोलियां लगने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है। मशाल कत्ल केस से मुताल्लिक अपडेट यह है कि मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 12 हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए गए 8 मुल्जिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मर्दान की यूनिवर्सिटी में तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर तशद्दुद की मौत मारे गए नौजवान मिशाल खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मिशाल खान को सिर्फ तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, उसे गोलियां भी लगीं और उसकी मौत गोलियां लगने से हुई। दूसरी जानिब पुलिस ने FIR में नामजद मजीद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। जुम्मे के रोज तक इस केस में पुलिस ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आज गिरफ्तार किए गए 4 तलबा को पहले से गिरफ्तार 8 अफराद से पूछगछ के बाद गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए 8 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि DIG मर्दान मोहम्मद आलम शुनवारी के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में तौहीन मजहब का कोई अंसर सामने नहीं आया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान कर रखा है और आज उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सूबाई वजीर मुश्ताक गनी के मुताबिक समरी पिशावर हाई कोर्ट भिजवा दी गई है। मशाल खान के कत्ल के मामले में तहकीकात में नया मोड़ आया है। इत्तलात के मुताबिक मशाल के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला हो चुका था। इस बारे में मुंतजिम यूनिवर्सिटी कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले मशाल के कत्ल का वाकया हो गया। यूनिवर्सिटी का सामने आने वाला नोटिफिकेशन हमने जारी नहीं किया। फयाज अली शाह के मुताबिक नोटिफिकेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के दस्तखत से जारी हुआ। मुंतजिम यूनिवर्सिटी फयाज अली शाह ये भी कहते हैं कि नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार और मेरे इल्म में लाए बगैर जारी किया गया। नोटिफिकेशन में काफी गलतियां भी हैं और कमेटी बनाने से मुताल्लिक सिर्फ फैसला हुआ था। इस दौरान मशाल के कत्ल का वाकया हो गया। मुंतजिम फयाज अली शाह ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि मिशाल खान की मुअत्तली और तौहीन मजहब की तहकीकात के लिए कमेटी के क़याम का मुतल्लका नोटिफिकेशन उन्होंने जारी नहीं किया। फयाज अली शाह कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के दस्तखत से जारी हुआ और रजिस्ट्रार और उनके इल्म में लाए बगैर जारी किया गया। फयाज अली शाह ने मजीद कहा कि नोटिफिकेशन में काफ़ी गलतियां हैं। कमेटी बनाने से मुतालिक सिर्फ फैसला हुआ था और इसी दौरान मिशाल के कत्ल का वाकया हो गया। फयाज अली शाह का कहना है कि कमेटी बनाने का फैसला मुश्तइल तलबा को रोकने के लिए ही किया गया था। मिशाल से मुतालिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ यानी मिशाल के कत्ल के बाद सामने आ गया है, जिसमें मिशाल समेत 3 तलबा को यूनिवर्सिटी से मुअत्तल किया गया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन जारी करने के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार को किसी ने हुक्म दिया है। नोटिफिकेशन पर 13 अप्रैल की तारीख लिखी है और ये वही तारीख है जिस रोज़ मिशाल खान को कत्ल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक कमेटी मिशाल समेत 3 तलबा पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। नोटिफिकेशन में कमेटी के 6 अरकान के नाम भी शामिल हैं। ताहम कमेटी के कन्वीनर को ऐसी किसी कमेटी के क़याम का इल्म मिशाल के कत्ल के अगले रोज़ हो सका। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों तलबा के यूनिवर्सिटी में दाखिले पर ता हुक्म सानी पाबंदी भी लगाई गई थी। इस मामले की तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज, आपसे पहले तो ये बताएगा नोटिफिकेशन में कहा क्या गया है, तफसीलन ये बताएगा हमें, और दरअसल हुआ क्या था? क्या नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जारी किया गया या नहीं, और अगर नहीं तो किसने बनाया, किसने जारी किया, क्या बात सामने आ सकी अभी तक? देखिए जी, बिल्कुल अफसर, ये जो मामला हुआ था 13 तारीख को, और इस वक्त अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के अंदर एक मीटिंग जारी थी जो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी जेवर कैंपस के अंदर एक मामला हुआ था। उसके हवाले से ये कमेटी बैठ के वहाँ पर कुछ फैसले कर रही थी। इस दौरान एक हजूम बरपा हुआ और इसी कमेटी में बैठे जो ये मुंतज़म है, जो प्रोवोस्ट फयाज अली शाह, ने हमें ये बताया कि उस वक्त जब हमने बाहर निकल के देखा तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है 100 की तादाद में वो चेयरमैन मैथ्स कम डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पर अब्दुल्ला नामी जो स्टूडेंट है उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, इसी मामले के लिए बुलाई गई थी जिसके हवाले से वो मीटिंग हो रही थी। पुलिस जब वहाँ पहुंची उन्होंने अब्दुल्ला को बचाया। जब उन स्टूडेंट से पूछा उन्होंने कि जी मसला क्या है, उन्होंने फिर कहा कि इस तरीके से तौहीन अदालत के हवाले से इन लड़कों पर इल्जाम है। उस जो प्रोवोस्ट है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने, इंतजामिया ने इनको बताया कि हम इसको खुद टैकल कर लेंगे, हम इसके लिए कमेटी प्रोब करते हैं जो इसका फैसला करेगी, इंशाल्लाह ताला हम आपको मुतमईन करेंगे। जिस वजह से थोड़ा सा वो वहाँ से जो हजूम है वो मुश्तइल हुआ और वहाँ पे दोबारा उन्हें अंदर आने की कोशिश की। उनको फिर तसल्ली देने के बाद वहाँ से रवाना किया।
उस दौरान असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी वहां मौजूद थे, लेकिन कोई उस वक्त जारी नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से अहकामात नहीं दिए गए। ये हमें फयाज अली शाह ने बताया। सिर्फ हमने उनको ये यकीन दहानी कराई कि एक नोटिफिकेशन, एक हम कमेटी बना रहे हैं और आपकी तसल्ली करेंगे, जिसके हवाले से थोड़ा सा जब वो स्टूडेंट पीछे गए तो वो स्टूडेंट वहां से जाने के बाद हॉस्टल नंबर 1 की तरफ मशाल को ढूंढने के लिए निकले। इस दौरान कुछ देर हुई थी कि ये खबर आई कि मशाल को स्टूडेंट्स ने घेर लिया है। नोटिफिकेशन की थोड़ी सी बात करते हैं अयाज। तैयार हो गया था नोटिफिकेशन, जारी नहीं किया गया था, ये मौक़िफ़ है, लेकिन नोटिफिकेशन में काफ़ी गलतियां भी थी, ये फयाज अली शाह कहते हैं मुंतज़िम। गलतियां किस किस्म की थी? क्या ऐसे मामले से मुताल्लिक कार्रवाई की जा रही थी जो उसने किया ही नहीं था, ये गलतियां थी? वज़ाहत कीजिए। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि इसमें क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, जिस वजह से इन लड़कों को रेस्टिगेट करने की बात हुई, उस तरह की हमने कोई बात नहीं की यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से कि इनके ऊपर ये इल्जाम है। हमने सिर्फ स्टूडेंट्स की जो रिजर्वेशन है उसको करने के लिए हमने सिर्फ ये कहा कि हम आपकी कमेटी बनाएंगे, वो आपको सुनेंगे, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन हमें दे दीजिएगा, जिन जिन लोगों ने इस हवाले से कोई बात करनी है उस कमेटी के सामने करेंगे और हम इसको प्रूव करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो वर्डिंग यूज हुई है कि 3 लड़कों के ऊपर जिन पे गुस्ताखे रसूल और इस हवाले से जो इल्जामात लगाए गए हैं, इन तीनों को जो है वो यूनिवर्सिटी के आने पर पाबंदी और मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से फयाज अली शाह ने बिल्कुल डिनाई किया कि इस हवाले से हमने कोई इस वक्त ये बात नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफजई, नोटिफिकेशन के बारे में तफसीलात आपने बताएं। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान मुश्ताक गनी का यह कहना है कि तालिब इल्म मशाल के कत्ल के मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी। मर्दान के अफसोसनाक वाक़े के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए समरी में दस्तखत करके समरी अरसाल कर दी गई है रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को, और वो जल्दी पेशावर हाई कोर्ट से तकर्री हो जाएगी जुडिशल कमीशन की, और ये कमीशन जो है गैर जानिबदाराना तहकीकात शुरू कर देगा इस वाक़े की, ताकि जो असल सूरत हाल है वो आवाम के सामने लाई जा सके। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म मशाल खान को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर सफ़ाकी से कत्ल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराने का हुक्म दिया है। इसी मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है साबिक वजीर सेनेटर परवेज़ रशीद साहब। परवेज़ रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपसे जानना ये चाहेंगे इस वाक़े और इसकी जुडिशल इंक्वायरी के फैसले के बारे में क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं ये अर्ज करता हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी किसी ऐसे वाक़े की जाती है जिसके बारे में ये मालूम करना हो कि वाक़े की वजूहात क्या हैं और फिर उन वजूहात के जिम्मेदार कौन लोग हैं। ये वाक़या यूनिवर्सिटी में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दिन दिहाड़े हुआ है। सब लोगों ने अपनी आंखों से एक मासूम और बेगुनाह शख्स को दर्जनों लोगों के हाथों तशद्दुद के जरिए जिंदगी से महरूम होते हुए देखा है। इसमें किसी किस्म की इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। इस मुकदमे को फिलफौर फौजी अदालतों के सुपुर्द करना चाहिए। वफाक, सूबा और यूनिवर्सिटी तीनों खुद इसमें मुद्दई बने। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ, वफाक क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों के जानो माल की हिफाजत करे। अगर रियासत अपने शहरियों की जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकती तो फिर वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मुकम्मल नहीं कहला सकती। लिहाजा वफाक इसमें जिम्मेदार बने, सूबा इसमें जिम्मेदार बने, क्योंकि अमन व अमान कायम रखना सूबे की जिम्मेदारी है, और यूनिवर्सिटी इंतजामिया इसकी जिम्मेदार बने क्योंकि ये वाकया यूनिवर्सिटी में हुआ है। तीनों इसके मुद्दई बने, फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाए और जिन लोगों ने ये भयानक और घिनौना जुर्म किया है उन्हें फौजी अदालत से उसी तरह सजा दिलाई जाए और उसी कानून के तहत सजा दिलाई जाए जो अभी आईनी तरमीम के जरिए हमने हासिल किया है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो कोई भी मजहब के नाम पर फसाद फैलाता है, मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करता है, उसका मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। अच्छा, जुडिशल इंक्वायरी की जो बात की जा रही है, क्या क्रिमिनल इंक्वायरी के साथ साथ अगर जुडिशल इंक्वायरी भी चले तो क्या इससे क्रिमिनल इंक्वायरी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, मुझे इस चीज से में कोई एतराज नहीं है। अगर वो जुडिशल इंक्वायरी करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन वो तो एक
معاملے کو سرد خانے میں ڈالنے کے مترادف بھی ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری میں گواہیاں پیش ہوتی رہیں گی، لمبی لمبی تاریخیں بھی پڑھ سکتی ہیں، لوگ کبھی آنے سے گریز بھی کر سکتے ہیں، ٹال مٹول سے بھی کام کر سکتے ہیں، پھر جوڈیشل کمیشن اپنی رپورٹ لکھے گا. تو ایک ایسا قتل جو پاکستان میں جس کی وجہ سے ہر شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگا ہے، اس کا جب تک جتنی جلدی مداوا نہیں ہوگا، مجرموں کو سزا نہیں ملے گی، پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ، سوچنے سمجھنے والے لوگ خوف کا شکار رہیں گے. یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم خوف کا شکار رہیں گے، اور یونیورسٹیوں میں جو مکالمے کے ذریعے تعلیم ملتی ہے، علم کی شمع روشن ہوتی ہے. یعنی پرویز رشید صاحب، اس معاملے سے متعلق آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وفاق، صوبہ اور یونیورسٹی تینوں مدعی بنے اور یہ مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جائے؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس مقدمے کو فی الفور فوجی عدالتوں کے سپرد کرنا چاہیے اور وفاق، صوبہ اور یونیورسٹی انتظامیہ مدعی بنے. جن لوگوں نے یہ گھناؤنا جرم کیا ہے انہیں فوجی عدالت میں سزا دی جائے، ان کا یہ کہنا تھا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا 10ویں روز بھی جاری ہے. سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کے عملی اقدامات شروع ہونے تک احتجاج جاری رہے گا. کراچی پریس کلب پر 10 اپریل کو شروع ہونے والا پی ایس پی کا دھرنا 10ویں روز بھی جاری ہے. دھرنے میں کارکنوں کے ساتھ قائدین بھی موجود رہتے ہیں. گزشتہ روز سنی تحریک کے وفد، ہندو اور سکھ برادری کے نمائندوں سمیت سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں شرکت کی. آج شام پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. گزشتہ روز چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے خود قانون بنائے اور شہری اداروں کو اپنی تحویل میں لے لیا. وزیر اعظم نے مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں طالب علم کے قتل پر اظہار افسوس کیا ہے. ہجوم کی طرف سے طالب علم کے قتل پر بے حد دکھ ہوا. وزیر اعظم میاں نواز شریف کا یہ کہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ کوئی باپ اس خوف سے بچے کو تعلیم سے محروم نہ کرے کہ اس کی لاش واپس آئے گی. اس بارے میں مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے آصف علی بھٹی سے. آصف، وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا اور انکوائری سے متعلق کوئی خصوصی احکامات جاری کیے انہوں نے؟ جی بالکل، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایک نوجوان طالب علم مشال خان کے قتل کی سخت مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں شدید قسم کا صدمہ ہوا ہے. ایک نوجوان کو ہجوم کی طرف سے اس طرح تشدد کا نشانہ بنا کر جان سے مار دینا کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے اور ریاست قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت برداشت بھی نہیں کرے گی. ساتھ ہی میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس واقعے کے اوپر فوری طور پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پولیس کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور اس میں وفاقی اداروں کی طرف سے جو بھی معاونت ضرورت ہوگی وہ بھی فراہم کی جائے گی اور اس واقعے کو ہر صورت جو ہے وہ ایک ایگزامپل بنایا جائے گا کہ کوئی بھی باپ اس خوف سے اپنے بچے کو اسکول یا کالج یا یونیورسٹی نہ بھیجے کہ اس کی واپسی پہ لاش آئے گی. ساتھ ہی میں وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک ایسی مثال قائم کرنی ہے، ایک ان کے ذمہ داروں کو ایسی ایگزمپلری سزا دینی ہے کہ قوم کو اعتماد حاصل ہو سکے کہ اس قسم کے کرائم کی سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو لوگ اس طرح کے دہشت گرد واقعے میں ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف قانون سختی کے ساتھ ایکشن بھی لیتا ہے اور حکومت ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا آصف علی بھٹی. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں. کہ کارکن پرامن، عدم تشدد، عدم تصادم کی ترقی پسند شہری سیاست کے ماننے والوں کے لیے بہت اطمینان بخش ہے یہ نتیجہ کہ الحمدللہ ہمارے ووٹرز صحیح اور غلط میں تمیز کر پا رہے ہیں اور وہ اگر 41 سے لے کر 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے گرمی میں، حدت میں باہر نکل کر آ سکتے ہیں ضمنی انتخابات میں کہ جہاں ہم مہم بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا پائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کے عام انتخابات میں شہری سندھ میں ایک بار پھر بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سب سے بڑی منتخب جماعت بن کر ابھرے گی
اور پتنگ جس امیدوار کا نشان ہوگا وہ امیدوار کامیاب ہو کر ایوانوں میں جائے گا۔ مولصافی حضرات، جہاں ہمارے لیے یہ بہت خوشائند اور اطمینان بخش ہے، وہاں ہمارے لیے یہ امر انتہائی پریشان کن ہے کہ باوجود اس کے کہ انتخابی مہم ہو یا سیاسی مہم، جلسہ کرنے جا رہے ہوں یا وہ 100 روزہ مہم چلانے جا رہے ہوں، کہ جس کے طفیل خاص کر میئر کراچی بھی یہاں تشریف لائے وسیم اختر بھائی، ان کی پوری ٹیم نے جس طریقے سے تندہی سے چند منتخب یونین کمیٹیز میں محنت کی، وسائل محدود تھے لیکن جذبہ لامحدود تھا، اس محنت کے نتیجے میں بھی کراچی کے شہریوں نے ان منتخب یوسیز میں ہم پر اعتماد کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کے توسط سے، ان کے ذریعے، اور ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور ہمارے کارکنان مل کر شہری سندھ کے عوام کو بھرپور ریلیف دینے کے لیے، بلدیاتی اداروں کے حقوق کے لیے لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ ہماری رابطہ مہم شروع ہوگی جو پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں، بد انتظامی اور عصبیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اس سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ جہاں یہ ہمارا عزم ہے، جہاں ہمیں اطمینان ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہاں ہمیں بہت فکر ہے اس بات کی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے پرامن کارکنان، خالص سیاسی کارکنان کو آج بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے چھاپوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں، ہمارے کراچی شہر کے 3 ٹاؤن آرگنائزرز، پی آئی بی ٹاؤن کے اسد اقبال بھائی، گلشن اقبال ٹاؤن کے علی محفوظ بھائی، لانڈھی ٹاؤن کے ایوب شان بھائی سمیت درجنوں ذمہ داران نہ صرف یہ کہ پچھلے چند ہفتوں میں گرفتار کیے گئے ہیں، بلکہ اب تک ان کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بہت تشویشناک ہے۔ اس لیے تشویشناک ہے کہ ایک جانب ہم نے اپنے کاندھوں پر یہ بوجھ اٹھایا ہے کہ ہم بالخصوص شہری سندھ میں اور سندھ بھر میں بالعموم پرامن، عدم تصادم، عدم تشدد پر مبنی صحت مند سیاست کریں گے، لیکن دوسری جانب ہم پر بار بھی ہے اپنے کارکنان کا کہ جن کا گناہ کوئی نہیں ہے ماں سوائے ایم کیو ایم کے کارکن ہونے کے، جن کا گناہ کوئی کچھ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد میں اپنا حصہ بٹایا، انہیں بھی بدقسمتی سے آج تک اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ جس نظر کے تحت ایم کیو ایم کا ہر کارکن اور ذمہ دار دہشت گرد ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ووٹر صحیح اور غلط میں تمیز کر پا رہے ہیں، 2018 میں بھی متحدہ شہری سندھ میں سب سے بڑی کامیاب جماعت ثابت ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر دیں گے آپ کو، لاہور میں ایسٹر پر دہشت گردی کی بڑی کوشش انٹیلیجنس ایجنسیز نے ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کے قریب آپریشن کیا، جس میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا جبکہ ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ کارروائی کے مقام سے خودکش جیکٹس اور بارودی مواد بھی برآمد کی گئیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران 2 افسران سمیت 4 جوان زخمی ہوئے۔ لاہور کا علاقہ غازی روڈ پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب رات گئے انٹیلیجنس اداروں کا انٹیلیجنس بنیاد پر خصوصی آپریشن، ایسٹر کے موقع پر شہر میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ کارروائی کے مقام سے خودکش جیکٹیں اور بارودی مواد برآمد کر لیا گیا۔ مقابلے میں 2 افسران سمیت 4 جوان زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق غازی روڈ پر کامبنگ آپریشن کیا تو ایک گھر سے فائرنگ شروع ہو گئی جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ مقابلے کے دوران 3 دہشت گرد دھر لیے گئے۔ ہلاک دہشت گرد حلیے سے ازبک معلوم ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد 2 ماہ سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ دوسری طرف سی ٹی ڈی نے مقابلے کا مقدمہ پکڑے گئے 3 دہشت گردوں کے خلاف درج کر لیا ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل جیسی دفعات شامل کی گئی ہیں۔
काकुल में PMA लॉन्ग कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स और मुजाहिद कोर्स की पासिंग आउट तकरीब हुई। कतर के वजीर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वालों में सऊदी अरब और फलस्तीन के कैडेट्स भी शामिल हैं। अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर इमरान फैज को एजाजी शमशीर अता की गई। ISPR का यह भी बताना है कि सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद जवाद को अता की गई। ओवरसीज मेडल फलस्तीन के अलाइड अंडर ऑफिसर अशरफ को दिया गया। ISPR का यह भी बताना है।